आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। क्या हमारी सरकार वाकई फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है? 4 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स और 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स। क्या फिर भी हमारे देश के बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लेने में नाकामयाब हैं? क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की जितनी इनकम है वह एक गुड एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकती है? हर रोज़ 28 बच्चे आत्महत्या करते हैं हमारे देश में। तो क्या कारण है इन आत्महत्याओं करने का? चलिए इन सब पे बात करते हैं एक एक करके। तो 4 अगस्त 2009 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था सारे बच्चों को फ्री एंड फेयर एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो क्या हमारे देश में फ्री एजुकेशन बच्चों को मिल रही है? फ्री एजुकेशन छोड़िए, क्या सभी बच्चों को एजुकेशन मिल रही है क्या? इस बात पर बात करते हैं। 1 अप्रैल 2010 को हमारा देश उन 135 देश में सम्मिलित हो गया जिन्होंने एजुकेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट रखा हुआ था। तो क्या ये फंडामेंटल होने के बावजूद एज अ फंडामेंटल काम कर रहा है? क्या वाकई में फ्री एजुकेशन है? तो मैं आपको कुछ डाटा दिखाता हूँ, उनसे आपको कुछ क्लियर होगा। हमारे देश में 4 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स की फीस लगभग 5,000 पर हेड रहती है। अब आपको दिखाऊं तो 1996 में जो बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते थे उनकी परसेंटेज थी 10% और ये 2016-17 आते आते 43.18% हो गई और ये अभी भी इंक्रीज लगातार हो रही है। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि जो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसके बावजूद हमें प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? तो पहली जो और मुख्य बात है वो यह है कि हमारी सोसाइटी बिलीव करती है कि प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा गुड एजुकेशन देते हैं, और सही भी है। अगर आप एक दिल्ली पब्लिक स्कूल को कोई गवर्नमेंट स्कूल से कंपेयर करेंगे तो दिल्ली पब्लिक स्कूल का रिजल्ट नॉर्मली कहेंगे कि बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं? एक और बात आपको बता दूं, कहने को प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छे होते हैं, पर कभी आपने ये बात गौर की है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर होते हैं वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन देते हैं, और वहीं देखें प्राइवेट स्कूल्स में तो वहाँ पे ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं रहती। वो अपने प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है हेड टू हेड कि वो क्या क्वालिफिकेशंस मांगते हैं। एक 12th पास स्टूडेंट भी प्राइवेट स्कूल्स में जाके एजुकेशन दे सकता है, पर एक गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दे सकता। फिर भी हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत बदतर है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? पहली बात तो ये है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स को हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट टीचर है जितना उसको वैल्यू मिलनी चाहिए हमारे देश में उतनी वैल्यू दी नहीं जाती है। हमारी मेन प्रेफरेंस रहती है कॉलेज लाइफ हमारा गवर्नमेंट कॉलेज से हो, और जो स्कूल लाइफ हमारा प्राइवेट कॉलेज से हो, प्राइवेट स्कूल से हो। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ जहाँ राइट टू एजुकेशन जो कि हमारे आर्टिकल 21A का पार्ट है उसको वायलेट किया गया 2 प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा, और जो कि बहुत जाने माने स्कूल्स थे। पहला लॉरेंस स्कूल वाशी जो कि हमारे मुंबई में स्थित है। वहाँ के प्रिंसिपल ने एक बच्चे का एडमिशन लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड था। अब सवाल ये है कि वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड था, इसमें उसकी एजुकेशन से क्या लेना देना? मतलब उस बच्चे का क्या दोष कि वो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है। दूसरा एग्जाम्पल है मॉडर्न स्कूल बसंत विहार जो कि हमारी न्यू दिल्ली में। वहाँ के प्रिंसिपल ने इसलिए एडमिशन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बच्चा EWS कैटेगरी का था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता था। तो एक गरीब होना क्या अपने एजुकेशन न लेने का एक मुद्दा बन सकता है? एजुकेशन न मिलना उसका गरीबी होना कारण हो सकता है? तो ये दोनों एग्जाम्पल जो थे वो हमारे आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताते हैं उसको वायलेट करते हैं। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका क्या मुद्दा है। तो हमारे देश में लगभग ऑन डाटा 1 लाख से भी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स अभी हैं, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या तो वो सरपंच की गौशाला का काम कर रहे हैं या फिर शराब के अड्डे का। अगर आप एक गवर्नमेंट स्कूल में देखें, नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में ना वहाँ कोई सर्वे होता है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको या गाय भैंस मिलेंगी या फिर कोई शराब पी रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा। ये गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है। इसलिए हमारे देश में जो 1996 का डाटा 10% था वो 2016 एंड 17 आते आते 43.18% हो गया, और ये भी लगातार अभी बढ़ रहा है। तो यही कारण है
कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें अटेंडेंस भी कम है, बच्चे भी कम है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें ज़्यादा है। और दूसरी बात, जितने इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं उनमें से शायद ही 15 to 20% स्टूडेंट्स होंगे जो रेगुलरली उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ का काम सिर्फ होता है मिड डे मील देना और बच्चों से काम करवाना। आधे से ज़्यादा बच्चे वहाँ के सफाई करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, इत्यादि काम करते हैं। तो ये तो बात मैंने की आपसे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स की। अब बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। तो जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस है, नॉर्मली एक डाटा के हिसाब से बताया गया है कि लगभग 5,000 रुपये पर हेड फीस होती है। तो क्या सभी लोग ये 5,000 फीस भर सकते हैं? एनुअल फीस 5,000 भर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 6.73 एक सर्वे के हिसाब से % लोग बिलो पॉवर्टी लीग आते हैं, BPL के अंडर में आते हैं। तो उन लोगों की तो इतनी सैलरी ही नहीं होती कि वो 5,000 रुपीज़ अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा पाएँ। और आपको एक डाटा के हिसाब से मैं बता दूं कि 2019 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि 6.7% ऐसे लोग हैं जो BPL अंडर में आते हैं और वो अपने बच्चों को एक गुड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत कड़वी सच्चाई भारत के बारे में बताऊं कि 10.1 मिलियन बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं है। उसमें से भी 4.5 मिलियन गर्ल्स और 5.6 मिलियन बॉयज़ जो कि चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। इन बच्चों की एजुकेशन के बारे में कौन सोचेगा? अगर गवर्नमेंट ने आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन ऐसा फंडामेंटल राइट रखा है तो उसको सही तरीके से संचालित करना भी गवर्नमेंट का काम है, मैं ये समझता हूँ। अब मैं आखिरी में, ये सब मैंने मुद्दे बताए, अब मैं आखिरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको सामने शेयर करूंगा जो कि आर्टिकल 21A के मेन पॉइंट्स हैं और जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आर्टिकल 21A में लिखा गया है कि हम सबको कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब सभी लोगों को। तो ये तो मैंने आपको पूरे वीडियो में बता दिया कि मिल नहीं रही है। दूसरा, बेंचमार्क मैंडेट उसमें लिखा गया है, मतलब कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट एजुकेशन होनी चाहिए। सेपरेट एजुकेशन इन द मीन्स कि उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, गर्ल्स टॉयलेट अलग, बॉयज़ टॉयलेट अलग, और जो भी मतलब रहता है फैसिलिटीज़ वो सब। तो वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये डाटा, ना ही मैं ये कह रहा आप कहीं देखिए, आप अपने क्षेत्र के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर देखिए कि क्या चल रहा है। आपको वहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि आखिर में गवर्नमेंट स्कूल्स की सच्चाई है क्या। कुछ स्कूल्स को छोड़ दें जैसे JNVs वगैरह को, जो कि एक हाईली रेपुटेटेड मैं मानता हूँ कि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ, उनकी अगर कंडीशंस को छोड़ दें, बाकी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स मेरी नज़र में तो एक जैसे हैं जिनमें नाम मात्र के लिए पढ़ाई होती है और जो पैसा भी आ रहा है वो सिर्फ पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस तो छोड़िए, पहले क्लासेस ही लग जाए भाई बहुत है। चौथी बात, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ये मैं मानता हूँ क्वांटिटी बहुत कम रहती है, एक टीचर एक स्कूल में बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन क्वालिटी जो टीचर की रहती है वो बहुत सही रहती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक पेपर देकर आया है। तो उस क्वालिटी का यूटिलाइजेशन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिफ्थ, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। तो ये तो आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में देख ही लेते होंगे। इंश्योरिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं, झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। और आखिरी, इंप्रूविंग लर्निंग आउटकम्स टू मिनिमाइज डिटेंशन, मतलब 8th क्लास से पहले बच्चे को वहाँ से TC नहीं मिल सकती। तो 8th क्लास तो छोड़िए, बच्चों का नाम तो 12th क्लास तक रहता है, लेकिन मुद्दा वही है कि 12th क्लास तक क्या वो एजुकेशन उसे मिल रही है या नहीं मिल रही।